एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, भारत अमेरिका से करोड़ों डॉलर के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीद रहा है और रास्ते में अचानक तुर्की कहता है कि नहीं, आप हमारे हवाई क्षेत्र से नहीं गुजर सकते। हाँ, सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। पहली नजर में ये एक लॉजिस्टिक सिरदर्द लगता है ना, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये छोटी सी घटना असल में भारत और तुर्की के बीच चल रहे एक बड़े जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल का एक मोहरा है। बिल्कुल, और आज हम इसी खेल की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो साफ इशारा करती है कि ये सिर्फ एक हवाई रास्ते का विवाद नहीं है। अच्छा। ये असल में भारत और तुर्की के बीच जो तनाव पनप रहा है, जो डिप्लोमेटिक मूव्स हो रहे हैं, उसकी एक बहुत साफ तस्वीर है। तो आज का मकसद यही है कि इस एक घटना के धागे पकड़कर पूरी कहानी को समझें। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले जमीनी हकीकत क्या थी, हुआ क्या था? बिल्कुल ठीक ठीक। हुआ ये कि एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन को, जो अमेरिका से भारत आ रहा था, उसे तुर्की ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से मतलब साफ इनकार कर दिया। और ये कोई मामूली सामान नहीं ले जा रहा था। इसमें थे अमेरिका में बने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। भारतीय सेना के लिए? हाँ, भारतीय सेना के लिए। और ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स उस डील का हिस्सा थे जो भारत ने कुछ साल पहले की थी, सही कहा? जी, ये 2020 में हुई एक डील थी। भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए करीब $600 मिलियन का सौदा किया था। और ये आखिरी खेप थी शायद? बिल्कुल, ये उस सौदे का आखिरी जत्था था जिसकी डिलीवरी होनी थी। अब जाहिर है, इतने बड़े और भारी हेलीकॉप्टरों को वो अमेरिका से भारत लाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन की जरूरत पड़ती है। और इसी काम के लिए बोइंग ने यूक्रेन की एंटोनोव एयरलाइंस को चुना था। वो तो जाने ही जाते हैं इस तरह के बड़े ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो विश्लेषण से सामने आती है। इस एयरलाइन का रास्ता मतलब रूट पहले से तय था। अच्छा। हाँ, ये कोई पहली बार नहीं था कि वो इस रूट से भारत के लिए रक्षा उपकरण ला रहे थे। उनका तय रूट था अमेरिका से ब्रिटेन, फिर तुर्की और वहां से भारत। मतलब ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था। बिल्कुल। एयरलाइंस के रास्ते बहुत सख्ती से तय होते हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं मुड़ सकते। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस रास्ते पर वो हमेशा से आते जाते रहे, उस पर अचानक ये रोक क्यों लगा दी गई? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर तुर्की ने ऐसा अचानक क्यों किया? जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं वो इसे सीधे तौर पर एक जैसे को तैसा वाली कार्रवाई बता रही हैं। टिट फॉर टैट। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये भारत के एक कदम का जवाब था। हाँ, और ये सीधे तौर पर जुड़ा है भारत द्वारा तुर्की के राष्ट्रीय दिवस समारोह का बहिष्कार करने से। भारत ने ये बहिष्कार बिना किसी वजह के नहीं किया था। इसके पीछे तुर्की का पाकिस्तान को लगातार बढ़ता समर्थन एक बहुत बड़ी वजह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की के कई अधिकारी मदद के लिए पाकिस्तान गए थे। तो जब भारत ने समारोह का बहिष्कार किया तो ये एक बहुत ही कड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज था। एक मिनट, आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सुनने वालों की सहूलियत के लिए क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं कि ये क्या था और इसमें तुर्की का एंगल क्या था? जरूर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सुरक्षा बलों का जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान था। ठीक है। और इस दौरान ये बात सामने आई कि तुर्की ने पाकिस्तान को न सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने पाकिस्तानी सेना को ड्रोन जैसी तकनीक और ट्रेनिंग में भी मदद की थी। अरे वाह, तो ये तो भारत के लिए एक सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। इसीलिए भारत का राष्ट्रीय दिवस का बहिष्कार सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं था, बल्कि तुर्की की इस हरकत का एक सीधा जवाब था। समझ गया। तो जब एक देश दूसरे देश के इतने जरूरी सैन्य उपकरणों का रास्ता रोक दे, तो ये तो बहुत गंभीर बात लगती है। क्या भारत को इससे कोई बड़ा नुकसान हुआ? देखिए, नुकसान से ज्यादा मैं इसे एक अड़चन कहूंगी। अच्छा। ये अपनी नाराजगी जताने का एक सोचा समझा तरीका। वो अपाचे हेलीकॉप्टर तो भारत पहुंच ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, वो तो है। अब उन्हें शायद मिस्र या इजराइल के जरिए एक लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा ज्यादा समय और पैसा लगेगा। लेकिन तुर्की का असली मकसद भारत को नुकसान पहुंचाना नहीं था। तो फिर क्या था? मकसद था दुनिया को और खासकर भारत को ये संदेश देना कि हम आपके कदम से खुश नहीं हैं और हमारे पास भी आपको परेशान करने के तरीके हैं। यानी ये एक सिंबॉलिक एक्शन था, प्रैक्टिकल से ज्यादा एक तरह का कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन। बिल्कुल सही। ये एक रणनीतिक संदेश है और ये हमें तुर्की की एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं दोहरी रणनीति की ओर ले जाता है। दोहरी रणनीति,
ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। मतलब एक तरफ कुछ और दूसरी तरफ कुछ और। हाँ, और ये तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक विरोधाभास है। एक तरफ वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के सामरिक हितों को चोट पहुंचा रहा है। जैसे हमारे रक्षा आयात को रोकना। हाँ, और दूसरी तरफ वे सार्वजनिक मंचों पर कहते हैं कि उन पर गलत आरोप लग रहे हैं और उनकी छवि खराब की जा रही है। वो भारत के सॉफ्ट पावर का फायदा भी उठाना चाहते हैं, यानी भारत के पर्यटक और उनका पैसा। तो सवाल ये है कि तुर्की कब तक इन दो नावों पर एक साथ सवारी कर सकता है। ये तो वाकई एक अजीब स्थिति है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं है ना? नहीं, ये एक बड़े गठजोड़ की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, और ये इस मामले का सबसे चिंताजनक पहलू है। विश्लेषण से ये बात साफ होती है कि तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का एक त्रिगुट या एक्सिस बन रहा है, जो लगातार भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। और ये सिर्फ डिप्लोमेटिक बयानों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये गठजोड़ और किन स्तरों पर काम कर रहा है? क्या हमारे स्रोतों में इसका कोई ठोस उदाहरण है? बिल्कुल है। ये गठजोड़ सोशल मीडिया पर एक संगठित सूचना युद्ध, मतलब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चला रहा है। अच्छा। इनका एक तय पैटर्न है। ये तीनों देश मिलकर भारत के खिलाफ नफरत और गलत सूचनाएं फैलाने का काम करते हैं। मतलब ये किस तरह का कंटेंट होता है और इसका असर क्या होता है? हाँ, बिल्कुल। जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं उनमें एक पैटर्न उभरता है। अक्सर किसी पुरानी असंबंधित घटना का वीडियो उठाया जाता है, मान लीजिए बांग्लादेश या किसी और देश का, और उसे भारत में मुसलमानों पर अत्याचार जैसे भड़काऊ कैप्शन के साथ वायरल कर दिया जाता है। इनका मकसद होता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और खासकर मुस्लिम देशों में भारत की छवि को धूमिल करना और भारत के अंदर सामाजिक तनाव पैदा करना। ये एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा है। ये तो हुई कूटनीतिक और सूचना युद्ध की बात, लेकिन जब रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं तो इसका असर अक्सर दोनों देशों की जेब पर भी पड़ता है। क्या हमारे व्यापारिक संबंधों में भी ये तनाव दिख रहा है? हाँ, और बहुत साफ तौर पर दिख रहा है। इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ा है। तुर्की और अजरबैजान दोनों के साथ भारत का व्यापार लगातार गिर रहा है। अगर हम सिर्फ तुर्की के आंकड़ों को देखें तो भारत का उसे होने वाला निर्यात पिछले कुछ सालों में हर साल लगभग $1 बिलियन कम हुआ है। $1 बिलियन हर साल, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। पहली नजर में ये भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका लगता है। क्या वाकई ऐसा है? आपका ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पर आंकड़ों को सही पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी है। ठीक है। हाँ, $1 बिलियन अपने आप में बड़ी रकम है, लेकिन जब हम भारत के कुल निर्यात को देखते हैं जो लगभग $450 बिलियन का है, तो तुर्की को होने वाला निर्यात उसका सिर्फ 1 से 1.5% ही है। अच्छा, तो उतना बड़ा हिस्सा नहीं है? नहीं, इसका मतलब है कि भारत के लिए तुर्की का बाजार महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसकी जगह कोई और बाजार ना ढूंढा जा सके। और अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो तुर्की की अपनी आर्थिक हालत कैसी है? क्या वो इस तरह का व्यापारिक नुकसान झेलने की स्थिति में है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सच तो ये है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था इस समय बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। उनकी करेंसी लीरा की हालत बहुत खराब है। कितनी? आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, कुछ साल पहले 1 लीरा लगभग 8 भारतीय रुपए के बराबर था। आज ये गिरकर 2 रुपए के करीब आ गया है। अरे बाप रे! यानी अगर किसी भारतीय ने कुछ साल पहले तुर्की में 100 रुपए की कोई चीज खरीदी होती तो आज वही चीज उसे सिर्फ 25 रुपए में मिल जाती। बिल्कुल। ये तो जबरदस्त गिरावट है। बिल्कुल। उनकी अर्थव्यवस्था कई समस्याओं से जूझ रही है, जिसमें बहुत ज्यादा महंगाई और विदेशी कर्ज शामिल हैं। ऐसे में भारत जैसे बड़े बाजार से अपना निर्यात कम करना उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह है, भारत के लिए कम। तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए भारत को आगे क्या करना चाहिए? क्या हमारे पास जो विश्लेषण है उसमें भविष्य की रणनीति को लेकर कोई सुझाव है? हाँ, और सुझाव काफी आक्रामक और दूरगामी सोच वाला है। एक प्रमुख सुझाव ये है कि भारत को चीन के मॉडल के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। चीन का मॉडल मतलब खुद को वैश्विक सप्लाई चेन में इतना जरूरी और इंडिस्पेंसिबल बना दो कि तुर्की जैसे देश भारत से रिश्ते खराब करने का जोखिम ही ना उठा सके। इसका मतलब है कि अपनी आर्थिक शक्ति को एक कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना। बिल्कुल। कल्पना कीजिए जैसे जैसे भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, खासकर सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ेगी, दुनिया की भारत पर निर्भरता भी बढ़ेगी।
जब दूसरे देश जरूरी चीजों के लिए आप पर निर्भर होंगे तो वो आपके खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उसकी आर्थिक कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। इस विश्लेषण में एक और कठोर कदम उठाने का जिक्र भी है जो सिर्फ बहिष्कार करने से कहीं आगे जाता है। हाँ, एक सुझाव ये भी दिया गया है कि भारत को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। नीति ये हो कि जो भी देश भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करेगा, उस पर 5 साल के लिए भारतीय निवेश और निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अच्छा, ये सिर्फ किसी देश के राष्ट्रीय दिवस का बहिष्कार करने से कहीं ज्यादा प्रभावी और असरदार कदम होगा। इससे एक साफ संदेश जाएगा कि अगर आपने भारत के खिलाफ काम किया तो उसकी एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर हेलीकॉप्टरों की उड़ान का रुकना महज एक लॉजिस्टिक समस्या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह भारत और इस उभरते हुए तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान धुरी के बीच चल रहे एक बड़े भू राजनीतिक खेल का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस खेल में कूटनीति, आर्थिक दबाव और सूचना युद्ध सब कुछ शामिल है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि वैश्विक मंच पर रिश्ते कितने जटिल और बहुस्तरीय हो गए हैं। अब हम आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। इस पूरे विश्लेषण का एक बड़ा निष्कर्ष ये है कि भारत को अपनी बढ़ती आर्थिक शक्ति का उपयोग अपने भू राजनीतिक विरोधियों को परिणाम भुगतने के लिए मजबूर करने में करना चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो किस बिंदु पर ये उसकी जिम्मेदारी या जरूरत बन जाती है कि वो इस आर्थिक शक्ति का उपयोग विदेश नीति के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में करे, और ऐसा करने के नैतिक और व्यवहारिक जोखिम क्या हो सकते हैं।